अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम सर्टिफाइड टीचर का पेपर जो 11 मई को कंडक्ट हुआ उसका पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस पार्ट के साथ ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पहले दो पार्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जिनका पेपर अभी कंडक्ट होना है वो हेल्पिंग मटीरियल के लिए राब्ता करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो पेपर की डिस्कशन शुरू करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस इज द कोमा करेक्टली प्लेस्ड। तो हमने कोमा का करेक्ट यूज देखना है। तो सेंटेंस जहां पर आधा हो जाता है, ही वॉज टायर्ड सो ही टुक अ नैप, तो ये आपके पास एक डिपेंडेंट क्लाज है कि इंडिपेंडेंट क्लाज है और उनके दरमियान आपके पास कोमा का एग्जैक्ट यूज किया गया है। Which sentence uses a comparative adjective correctly? तो comparative adjective हमारे पास सेकंड डिग्री होती है। This test is harder than the last one, तो ये आपके पास comparative adjective है। Hardest आपके पास हो जाता है superlative, और more hard का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये यूज नहीं होना, तो ये आपके रॉन्ग आंसर्स हैं। ये पहले वाला राइट आंसर के तौर पे कंसीडर होगा। A good topic sentence should be, अच्छा टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया प्रेजेंट कर दे, उसको हम टॉपिक सेंटेंस का नाम देते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया, फैसल गेव 1/3 ऑफ सैलरी टू हिज मदर एंड स्पेंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग हिमसेल्फ इफ हिज मंथली सैलरी इज 21,000, द अमाउंट इज स्पेंट हिमसेल्फ इज। तो टोटल सैलरी है 21,000, उसका तीसरा हिस्सा वो अपनी मदर को दे रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी मदर को दे रहा है 7,000 रुपए। बाकी सैलरी बच गई 14,000। 14,000 का 2/5 जो है वो अपने ऊपर लगा रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 28,000 डिवाइडेड बाय 5। 28,000 को 5 से आप डिवाइड कर लें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 5,600। टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन रेस, राहील रेन 1 divided by 4 kilometer on Monday, 7 divided by 8 kilometer on Tuesday and 15 divided by 6 kilometers on Wednesday। तो टोटल वो कितना दौड़ा है, तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबको जमा कर लेते हैं, तीनों वैल्यूज को जो वो दौड़ता रहा है। तो जब आप इन्हें जमा करेंगे तो ये आपके पास यहां पर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 24, क्योंकि 4 6 are 24, 8 3 are 24, 6 4 are 24। अच्छा नेक्स्ट 4 6 are 24, 6 1 are 6, 8 3 are 24, 3 7 are 21, 6 4 are 24, 4 15 are 60। अब आप इनको जमा कर दें, 60 और 21 होता है आपके पास 81 और 6 होता है 87 डिवाइडेड बाय 24, और ये रहा हमारा राइट आंसर। द जनरल टर्म फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, अच्छा जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला होता है an विल बी इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब आपके पास जो a1 है पहली वैल्यू वो है -2 प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज अभी हमें पता नहीं है, और मल्टीप्लाई जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो -2 और 3 में 5 का है, 3 और 8 में भी 5 का है, 8 और 13 में भी, तो 5 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो जो हो जाएगा -2 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5n-5। अच्छा ये जो -5 और -2 है ये मिलके हो जाएंगे -7, तो आपका आंसर आ जाएगा -5n-7। तो an विल बी इक्वल टू 5n-7। 16 के फैक्टर्स लिखें, तो 16 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी, ये राइट आंसर है। इसमें गड़बड़ है 3 वाली, 3 राइट नहीं है, इसमें भी 3 वाली गड़बड़ है, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ तो इसमें कुछ कमी है, तो जो पहला है वो आपका राइट आंसर है। इसमें अच्छा 6 भी गलत लिखा हुआ, 6 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं करता कंप्लीटली। व्हाट इज 5.2% ऑफ 500? 5.2% यानी कि आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 500, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 5.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेकर बेक्ड 376 cupcakes in a day. If we decrease the quantity of baking cupcakes in a ratio 5 divided by 8, what is the new quantity of
cupcakes he would be baking daily। तो न्यू जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 8 है ऑफ 376। तो ये आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास हो जाएगा, डिवाइड आपने करना है। तो पहले ये देखना है कि 376 इससे डिवाइड होता है कि नहीं। 4 2s are 8 और ये हो जाएगा 188। फिर आप इसे 2 से कर लें, 2 2s are 4, ये आपके पास हो जाएगा 94 और ये 47 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 235। मुझे ज्यादातर कैलकुलेटर के बगैर करने की आदत है, अगर आप भी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी और पेपर में बहुत सारा टाइम भी बचेगा। द बेस and altitude of a parallelogram is 16 centimeter and 9 centimeter. If area of square is equal to area of parallelogram, find the length of the side of the square। तो पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यही एरिया इसके स्क्वायर के एरिया के बराबर है तो स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, क्योंकि लेंथ विल बी इक्वल टू एरिया का स्क्वायर रूट। तो 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने आपको यहां पर अल्फाज के जाल में उलझाने की कोशिश की है। आपको वैल्यूज दी हैं पैरेललोग्राम की, बेस की और आल्टीट्यूड की, और फिर का इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। अब आपके पास स्क्वायर का एरिया आ गया तो अब उसकी आप एक साइड की लेंथ फाइंड आउट कर लें। तो ये इस तरीके से बड़ा ही क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन आसान है। 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट अ साइंस प्रोजेक्ट इन 8 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द साइंस प्रोजेक्ट इन 5 आवर्स। तो आप इसकी रेशियो लिख लें, स्टूडेंट्स और टाइम की। तो टाइम है आपके पास आवर्स में, तो स्टूडेंट हैं 20, ये 8 आवर्स हैं। कितने स्टूडेंट होंगे कि 5 आवर्स लगेंगे। तो इनका हम रिलेशन लिखते हैं, ज्यादा स्टूडेंट होंगे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े स्टूडेंट होंगे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपके पास लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि हम एरो की डायरेक्शन में लिखते हैं तो x पहले लिखेंगे 20 बाद में। इधर एरो की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है तो इट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने 20 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब आप इसको कर लें, 5 4s are 20, 4 8s are 32। 32 is the right answer। A periscope is an optical instrument that uses mirrors to reflect images through a tube। तो ये जो मिरर्स इसके अंदर रखे जाते हैं पेरिस्कोप में, किस डिग्री एंगल पे होते हैं, वो 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सेरिबेलम और बाकी के ब्रेन में कांटेक्ट करवाता है। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सेरिब्रम ऊपर होता है, सेरिबेलम पीछे होता है। तो अगर आप ब्रेन का रीजन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो इस हिस्से में आता है, तो इसको सेरिब्रम कहते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम उस रीजन की बात कर रहे हैं जो यहां पर आ रहा है, इसको सेरिबेलम कहते हैं। तो सेरिबेलम को इस ऊपर वाले सारे रीजन के साथ जो कनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी है वो आपके पास पोन्स की है। अगर क्वेश्चन होता है कि सेरिब्रम को नीचे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो यहां पर हमारे पास थैलेमस होता है जो सेरिब्रम को बाकी के रीजन्स के साथ कनेक्ट करवाता है, लिंक करवाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सी 3 चीजें होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन शुगर होती है जिसे राइबोज कहते हैं। कोई एक नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, चाहे एडिनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो या थायमिन हो, और 7 फास्फेट ग्रुप होता है जिनकी तादाद 1 2 या 3 हो सकती है। पहले ऑप्शन में 3 कार्बन शुगर लिखा है जो गलत है, सल्फेट ग्रुप लिखा है वो गलत है। दूसरे में अमोनिया ग्रुप लिखा है, अमोनिया ग्रुप नहीं होता, 4 कार्बन शुगर भी नहीं होती, 6 कार्बन शुगर भी नहीं होती, नाइट्रेट ग्रुप भी नहीं होता। तो जस्ट ऑप्शन 3 में तीनों चीजें ठीक लिखी हुई हैं। स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे और पोल से गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स द पेपर यूज्ड इज मेड अप ऑफ विच केमिकल। तो ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टी और बी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स। तो हमारे पास जो टी और बी सेल्स होते हैं ये मुख्तलिफ तरह से एक्ट करते हैं। टी सेल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं इन्वेडर्स को,
तो ये उसको सेल के अंदर लाकर फिर अटैक करते हैं, जबकि जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाकर रवाना कर देते हैं और वो बाहर से ही अटैकर्स को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को निमट लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा है टी सेल्स अटैक आउटसाइड ऑफ सेल, गलत लिखा है, इनसाइड ऑफ सेल ठीक होता है। फिर लिखा बी सेल अटैक इनसाइड ऑफ सेल, ये गलत लिखा है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। फिर उनका दोनों इनसाइड भी कर लेते हैं आउटसाइड भी कर लेते हैं, ये भी गलत लिखा है। तो टी और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये बीमारियों से लड़ते हैं। केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन मैटर चेंजेस टू बिकम इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। चीज का गर्म हो जाना, सर्द हो जाना, ये तो होती है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर किसी चीज की हालत ही बदल जाए, अगर कोई चीज अपनी नेचर ही बदल जाए, तो एक अलग तरह का मैटर बन जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इनमें से कौन सी केमिकल चेंज नहीं है? अब देखें, जब आयरन रस्ट होता है ना, तो इसका रंग भी बदल जाता है। इसकी फेरस आयन चेंज हो जाता है फेरिक आयन में, इसकी मतलब फॉर्म चेंज हो जाती है, इसकी रस्टिंग हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन। एक्चुअली ये हमारे पास, इसको आप इग्नोर कर दें, तो रस्टिंग जो होती है आयरन की वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन है। बर्निंग ऑफ वुड, आप लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जो पहले थी अब वो धुआं बन जाएगी, वो राख बन जाएगी, वो बर्निंग ऑफ वुड हो जाएगी। तो यहां पर आपको जो राइट आंसर है वो एक्चुअली है ड्राई आइस सब्लिमेशन के, बर्फ पड़ी है और वो सब्लिमेट हो रही है, वो डायरेक्टली आपके पास गैसियस फॉर्म में जा रही है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। अंडे का उबलना भी या पकना भी केमिकल चेंज में आता है। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ स्क्वायर बॉक्स, तो यहां पे जो स्क्वायर है ये अंडरलाइन है क्वेश्चन में, तो ये किस तरह का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ शेप है, क्योंकि ये शेप को शो कर रहा है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट सून, अब इसकी एक्टिवाइज से हमने इसको पैसिवाइज करना है। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम सून, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स, तो यहां पे बाय देम आ जाए तो ये एग्जैक्टली ठीक बन जाएगा। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय देम सून। She said, I will call you tomorrow. She said that she, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने इसके अकॉर्डिंग चेंज होना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। She said that she, अब ये जो will है ये हो जाएगा would call you। अब you जो है इसने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो अंडरस्टूड है, मी आएगा। She said that she would call me tomorrow चेंज होकर बन जाता है द नेक्स्ट डे, yesterday चेंज होकर बन जाता है द प्रीवियस डे। तो ये आपके पास आंसर होगा ए आंसर। शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। दूसरे में क्या गड़बड़ है? देखें, यहां पर विल वैसे गायब कर दिया है, यहां पे टुमारो को टुमारो रहने दिया गया है, और यहां पर विल को फिर अगेन विल ही रहने दिया गया है। तो ये वाली इसमें मिस्टेक्स हैं, पहला ऑप्शन ही ठीक है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, हमें प्रॉपर नाउन्स को कैपिटलाइज करना पड़ता है, तो आईफल टावर और फ्रांस, इनको हमने कैपिटलाइज करना था। शी विजिटेड द आईफल टावर इन फ्रांस, ये हमारा राइट आंसर है। चूज द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वे, स्वे का मतलब होता है झूलना, लहराना, तो इसका नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग जो है वो है स्विंग। बाकी स्टेबलाइज, स्टेडी, हार्ड, तीनों का मतलब होता है रुक जाना। विच सेंटेंस यूज द सीक्वेंस मार्कर्स करेक्टली, तो सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ता है सेंटेंस बनाते हुए। फाइनली मिक्स द फ्लोर एंड वाटर एट द बिगिनिंग, तो फाइनली कह रहे हैं, बिगिनिंग कह रहे हैं, ये तो बात ही नहीं बन रही। फिर है आफ्टर दैट टर्न ऑन द इवन बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, तो बिफोर आप यूज कर रहे हैं, साथ आफ्टर दैट भी यूज कर रहे हैं, ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं बन रही। आफ्टर दैट पहले यूज कर रहे हैं, बिफोर बाद में। नेक्स्ट गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स यू यूज्ड अर्लियर, ये भी सीक्वेंस नहीं बन रही। फर्स्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग, तो पहले और बिफोर कुकिंग जो है वो बाद में आ रहा है, तो ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स री राइट में है जो कि री है, ये सफिक्स है फुल, क्योंकि ये बाद में आया, नेस बाद में आया, ली बाद में आया, तो ये तीनों आपके सफिक्स हैं, जबकि री राइट में जो री है ये आपके पास प्रीफिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड रोज, तो रोज का जो आपके पास डेनोटेटिव मीनिंग है वो है अ सिंबल ऑफ लव। अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, तो बैंड होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्म्ड एट द कंसर्ट। द वर्ड क्लो, क्लो का मतलब होता है ब्लॉकेज बन जाना, तो टू ब्लॉक समथिंग इसका राइट आंसर होगा। सोबर का ऑपोजिट क्या होता है? इररेशनल, तो सोबर बंदा जो होता है वो रैशनल होता है, मंतकी होता है, लॉजिक से बात करता है, उससे उलट होता है इररेशनल।
व्हाट ही डिड वाज अनएक्सपेक्टेड, तो इसमें नाउन क्लॉज क्या है, व्हाट ही डिड। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ही रोट अ लेटर, यहां पे जरूरत है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई सा अ रेनबो, यहां भी ये भी ट्रांजिटिव है। शी जंप्ड हाई, तो जंप्ड जो है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है। आई हैव नॉट सीन एनी मिस्टेक्स सो फार इन योर एसे, तो सो फार राइट आंसर है। एक्सक्विजिटली का सिनोनिम क्या है, एक्सक्विजिटली का मतलब होता है डेलिकेटली ब्यूटीफुल, कोई चीज बहुत अच्छी हो, तो उसका राइट आंसर होगा एलिगेंटली। Who was the president of Pakistan? Removed by General Pervez Musharraf in June 2001, तो रफीक तारड़ को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाया था परवेज मुशर्रफ ने। Who wrote किताब तारीख औलिया इन 13th सेंचुरी, तो ये बायजीद अंसारी ने ये बुक लिखी थी। उईदू के क्या मानी है, इसके मानी है तैयार करो। कुरान मजीद का कौन सा पारा है, वलो इन्ना ना नज़लना, तो ये 8वां पारा है। अब्दुल काबा कबूल इस्लाम से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम था। सफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मामून रशीद ने इस बात का ऐलान किया था कि कुरान को मखलूक मानना लाजिम है। इस मामले में मामून रशीद ने इतनी सख्ती की थी कि बड़े बड़े उलमाए कराम पर सजाएं लागू की थी, जिनमें हजरत इमाम अहमद बिन हंबल भी शामिल हैं। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको डिटेल में सारी रहनुमाई मिली होगी। इसी तरह फ्यूचर में भी जो पेपर होने हैं उनकी वीडियोस भी, उनके पास पेपर्स भी डिस्कस होते रहेंगे, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो तमाम वीडियोस एंड टाइम पर देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।